डन। मैं अक्षय पंडित एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं एलिगेंट क्लासेस, जो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपरेशन करा रहा है CUT, क्लैट, कैट, मैट, स्नैप और अदर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपकी अभी करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस ले रहा था, बट कल हमने एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, यहाँ पे कंडक्ट करवाया था और उसके बाद आप सबने वो मॉक टेस्ट दिया होगा। तो आज उसी के जीके पार्ट का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है, जिससे आप देख सकते हो। और सिर्फ उसमें उन्हीं क्वेश्चनों को नहीं कराया जाएगा जो एग्जाम में आए थे, उससे रिलेटेड कौन से स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको और डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है, डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे कल एग्जाम में आया था, पेपर में आया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इसका मतलब क्या है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो कब फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसका आंसर होगा जो आपको पता भी होगा 1995, ठीक है। 1995 में WTO फाउंड हुई थी, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब क्या आ सकता है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WTO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब इससे एक करंट अफेयर्स और बनती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, उसकी जो मीटिंग होती है वो दावोस में होती है, ठीक है। बहुत ही इस बार मीटिंग हुई थी तो उस पर मीम भी बने थे कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बोला था कि इट्स नॉट रुपीज स्लाइडिंग, इट्स डॉलर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। देखो उसका भी इकोनॉमिक्स में अपना मतलब होता है, मीम बनाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो उसका इकोनॉमिक्स में मतलब होता है, लेकिन ये कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो दावोस में होती है, बट जो इस बार की होगी 2023 की वो UAE में होगी, समझ में आया? जो इस बार की होगी 2022-23 की, ठीक है, वो UAE में होगी। तो इससे ये बनता है WTO, इंडिया ने भी उसे 95 में ही ज्वाइन किया था। तो इससे हमने क्या क्वेश्चन देखा कि इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जा सकता है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उससे एक रिलेटेड करंट अफेयर्स है। ऐसे काफ़ी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। देखो ये भी पूछा जा सकता है कि नासा कब फॉर्म हुई थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो नासा 1958 में फॉर्म हुई थी और उसी ईयर हमारी DRDO, ठीक है, DRDO फॉर्म हुई थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप प्रिपेयर रहें और इसी तरीके से तैयारी करें, जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सब्सिडरी क्वेश्चन भी देखें, ठीक है, कि जब हमारे से एक ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ गया तो और भी ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमको पता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना, सॉरी शंघाई में। तो इसी तरीके से हमको आगे चलना है। हाँ अभी SCO से बात हो रही थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बार SCO की जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, उसे होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SCO है, ठीक है, उसकी फर्स्ट कल्चरल कैपिटल बना है वाराणसी, ठीक है। SCO का मतलब ही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया, ठीक है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, द नेशनल करेंसी ऑफ श्रीलंका इज, ठीक है, यूरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यूरो यूरोपियन कंट्रीज की होती है, ठीक है। देखो श्रीलंका की है रुपी, जो श्रीलंका की जो करेंसी है वो रुपी है। अब इससे हम क्या करते हैं, एक तो ये पूछ लेते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल क्या होगी, कोलंबो, ठीक है, ठीक है। अब इससे श्रीलंका का आपको पता ही होगा, जो फाइनेंशियली वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है,
उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, ठीक है। इसीलिए LOC लाइन ऑफ क्रेडिट उस पर $1 बिलियन इंडिया ने दिए हैं श्रीलंका को, ठीक है। एक तो ये करंट न्यूज़ बन सकती है आपकी, अगर आपसे अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो कि वो पूछ सकता है कि कितने रुपए दिए हैं, ठीक है। अब हम इससे एक स्टैटिक देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी रुपी है। तो फर्स्ट इंडिया, ठीक है, फिर पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, और सबकी चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा आ जाता है, सबसे पहले कौन सा आइलैंड भगता है? वो मालदीव, ठीक है, फिर मॉरिशियस, ठीक है, और सेशेल्स। देखो सेशेल्स के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी करी थी, लैमितीय, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो जिनकी जो करेंसी है वो रुपी है। ऑफ कोर्स जैसे इंडियन रुपी होती है वैसे इसके आगे पाकिस्तानी रुपी होगी, नेपालियन रुपी होगी, भूटान होगी। देखो अब आपको क्या देखना है कि एक और हमारी नेबर कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है, उसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और अभी बताया था मैंने कि बांग्लादेश के साथ जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे आपको दिसंबर की, कि बांग्लादेश के साथ हमने एक डे मनाना स्टार्ट किया है। कौन सा डे है वो? मैत्री डे, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो बांग्लादेश को हमने एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था 6 दिसंबर 1971 को। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली? ठीक है, अब इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा है, सबको पता होगा इसका आंसर, ठीक है, कोंगो इसका आंसर है, ठीक है। देखो ये ओनली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स इसका कहां पे है? गुरुग्राम, ठीक है, समझ में आया? देखो ये एग्रीमेंट दिल्ली में साइन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में है, नहीं, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और अजय माथुर जी इसके हेड है। कब फॉर्म हुई थी ये? 2015 में। और किसके साथ मिलकर फॉर्म किया था इंडिया ने इसको? फ्रांस प्लस इंडिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रांस ही क्यों, कि फ्रांस के साथ मिलकर ही क्यों फॉर्म किया? क्योंकि 2015 में कोप 21, ठीक है, उसकी जो मीटिंग हो रही थी, कोप का मतलब मैंने बताया था क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, वो हो रही थी पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और वहीं पे फ्रांस और इंडिया ने मिलकर सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके, और यूएन ने इसको इसी साल मतलब 2022 में एज ए ऑब्जर्वर रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। अब इससे हम और क्या बता सकते हैं? जब हमने कोप का जिक्र किया है, देखो मेन आप याद रखना, कोप 26, कोप 27 और कोप 28, ठीक है। 28 जो 2023 में होगी यूएई, 27 जो लास्ट ईयर हुई थी 22 में इजिप्ट, और 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब आप ये बताओ 26 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने मान लिया कि 2022 की याद कर लें और 28 की याद कर लें, क्योंकि 26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी उसी में इंडिया ने टारगेट किया था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। और इसका टारगेट कब किया था इन्होंने? 2070 में। महाराष्ट्र ने
2047 में कर रखा है, ठीक है, कि जैसे ही हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो महाराष्ट्र का जो कार्बन एमिशन है वो नेट ज़ीरो हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे वृंदावन और मथुरा है, ठीक है, इन्होंने 2041 कर रखा है, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना। ये सब चीज़ें देखो आप कनेक्ट करते हो पढ़ोगे। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, एटलीस्ट हमने 8 से 9 क्वेश्चन कर लिए इसमें, और सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा देखना है इनकी तरफ। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबको आंसर पता होगा। देखो अगर किसी को ब्रह्मपुत्र लग रहा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी रिवर है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अराउंड है ना 2900 किलोमीटर, ठीक है, इसका बेसिन है। लेकिन जो इसने क्या पूछा है, इन इंडिया, ठीक है, तो इन इंडिया में, इंडिया के अंदर गंगा ही एक ऐसी रिवर है जो सबसे बड़ी है। इंडस रिवर भी बहुत बड़ी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, और जो कश्मीर वाले पार्ट में, ठीक है, लद्दाख और कश्मीर वाले पार्ट में उसका कुछ हिस्सा बहता है और फिर वो वापस जो है पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो गंगा जो जिसका बेसिन 2500 किलोमीटर राउंड है वो सबसे बड़ी है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन अच्छा कब होता, जब यहाँ पे गंगा की जगह, ठीक है, कोई और रिवर, मान के चलो नर्मदा लिख देता वो, ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा गोदावरी, ठीक है, समझ में आया। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि इन इंडिया, देखो इसी तरीके से एक हाईएस्ट माउंटेन पीक, देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया K2, जिसे हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ट्रांस हिमालय में पड़ती है। और इन इंडिया कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, क्यों, इसका मतलब क्या है, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो मैंने बताया था ट्रांस हिमालय में, बट वो POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इन इंडिया की बाउंड्री में है, जो इंडिया को बिलोंग करती है, वो कंचनजंगा है, ठीक है। ये ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को की है। तो समझ में आया। तो इससे ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो कि जो ब्रह्मपुत्र है उस पे कौन से सिटी है, बहुत मेजर सिटी है गुवाहाटी, ठीक है, ये थोड़ा देख सकते हो। गंगा सिटी तो आपको पता ही होगी, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, ठीक है, ये सब गंगा की सिटीज़ हैं, ठीक है। इलाहाबाद तो त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप इजीली आप देख सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द 36th इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। देखो मैंने बताया था कि इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर किसको बोला जाता है, सूरजकुंड फेस्टिवल को, और ये कहाँ होता है, हरियाणा के कहाँ पे होता है ये, फरीदाबाद। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। 36 था, 36 अभी Feb 2023 में मनाया गया है, ठीक है। इसकी पार्टनर कंट्री कौन सी है, SCO। मैंने बताया था जो SCO है वो उसका जो होस्ट है इस वक्त इंडिया है, ठीक है। और फर्स्ट कल्चरल कैपिटल कौन सी है उसकी, वाराणसी। और इसकी पार्टनर कंट्री जो है वो SCO। SCO का मतलब SCO कोई कंट्री नहीं है, SCO के अंडर जितनी भी 9 कंट्रीज आती हैं वो इसकी पार्टनर कंट्री होगी। और फोकस स्टेट कौन सा है, हर बार ये इस तरीके से फोकस स्टेट लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा आर्ट्स इसमें शो होंगे। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि इसकी पार्टनर कंट्री थी उज्बेकिस्तान, और जम्मू एंड कश्मीर इसका फोकसिंग स्टेट था। देखो फोकसिंग स्टेट का मतलब ये होता है कि वहाँ की आर्ट है, ठीक है,
उसकी शोबाजी होगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब फुल दिखाया जाएगा वो। तो ये समझ में आया। हरियाणा की कैपिटल आपको पता होगा चंडीगढ़, वो किसकी है, ठीक है, हरियाणा से चंडीगढ़ पंजाब की भी है। हरियाणा से दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं, एक तो सुल्तानपुर और दूसरा कालेसर, ठीक है। देखो कई बार है ना कालेसर के लिए लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, नहीं, ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है, तो ये आता हरियाणा में, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, सिंपल है, देखो इससे तो कुछ ऐसा खास बन भी नहीं सकता, ठीक है। आप इससे दो तीन चीज देख सकते हो, दो तीन चीज आप क्या देख सकते हो इससे। एक तो इसका आंसर सबको पता है, एसबीआई है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का लॉड आता है वो सब एसबीआई पे आता है, कोई भी स्कीम है वगैरह है, ठीक है, ये एसबीआई का ही काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर उससे बैंक रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कोई स्कीम हो गई, ठीक है, जिसमें फार्मर्स को लोन दिया जाना है, तो मेन एसबीआई पे आता है और उसके बाद पीएनबी पे आता है। हालांकि जो भी आरबीआई जो इनको गवर्न करती है, आरबीआई कहती है चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, ठीक है, गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक हो, कुछ ना कुछ पार्ट आपको, मतलब उसकी कुछ ना कुछ ब्रांचेज, एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्रांचेज वो रूरल एरिया में होगी। लेकिन जो प्राइवेट बैंक आपने देखा होगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इनकी कोई भी ब्रांच रूरल एरिया में नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए आरबीआई उनके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज करती है, ठीक है, वो भरते हैं, ठीक है, और उसमें उनका कोई गलत भी नहीं है। देखो एचडीएफसी का सेविंग अकाउंट खुलता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, अगर वो सैलरी नहीं है, ठीक है, 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये अगर गाँव वालों के पास, किसानों के पास होते तो वो आत्महत्या क्यों करते, ठीक है। तो समझ में आया, तो वो पॉसिबल भी नहीं है, तो वो पेनल्टी जो भी आरबीआई इम्पोज करती है वो भरते हैं। इसी तरीके से एसबीआई है, ठीक है, ये नेशनलाइज्ड बैंक है और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, समझ में आया। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, एक तो ये चीज याद रखो, ठीक है। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी है। देखो जब भी बैंक की बात हो तो आप आरबीआई को नहीं भूल सकते। 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म हुआ था, ठीक है, हैमिल्टन जो कमेटी है उनकी सिफारिश पे, उनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है, और इसे बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, स्कीम्स के बॉन्ड्स होते हैं, वो सब इन्हीं के पास रखे रहते हैं, और जो हमारी जितना भी रेगुलेट करते हैं, रेपो रेट, इन्फ्लेशन वगैरह सब इनके ही हाथ में होती है। देखो इन्फ्लेशन आपको पता है दो तरीके से करी जाती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई के हाथ में होती है, और एक टैक्सेशन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में होता है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी, और वो कौन है? फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ टाइम के लिए कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा। लॉन्गेस्ट हाईवे NH7, ठीक है, वो गाना आता है ना, कश्मीर तू में कन्याकुमारी, ठीक है, तो बस उसी में आंसर है उसका, ठीक है, NH7, जिसे अब बोला जाता है नेशनल हाईवे 44, ठीक है, और ये कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, बस कश्मीर तू में कन्याकुमारी वो इसी पे है, ठीक है। और अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट पूछा है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ शॉर्टेस्ट। ये जब लॉन्गेस्ट पूछा है तो शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? NH548। देखो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो कि 20 क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन मैं रट लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, ये मुझे आते तो मेरी अच्छी है, नहीं। देखो जीके में आपके नंबर आना आपकी तैयारी के साथ साथ एक थोड़ा बहुत लक भी होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आ गया, समझ में आ गया। आप ये सोचो कि आपने जैसे मान लो कांग्रेस की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, जो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी मीटिंग्स थी हर साल एक होती थी, आप अराउंड आप ये मान के चले वो
15 और 47, 62, 63 के आसपास टोटल मीटिंग्स हुई हैं। उनमें से आपने 25 इंपॉर्टेंट याद कर ली। बट कैसा हो कि जो आपने याद करी है उसके नेक्स्ट वाली पूछी हो। मान लो आपने 1925 की मीटिंग याद कर रखी है सरोजनी नायडू जी की इलाहाबाद में, ठीक है। अब आपसे 26 की पूछ ले तो आप कहोगे ना यार मेरा तो लक खराब है। तो इसलिए थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जब लॉन्गेस्ट पूछा है तो शॉर्टेस्ट भी पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके डिस्टेंस भी पूछेंगे तो 5 किलोमीटर होगी, ठीक है। नेशनल हाईवे नॉर्मल, ऐसा कोई सब्सिडरी रोड नहीं है, ठीक है। और इसकी अराउंड ओवर 3700 प्लस, शायद 3715 इसकी टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, अब इससे हमें एक चीज़ ध्यान में आती है नेशनल हाईवे से, ठीक है। जो हमारे हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है। और वो नागपुर से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। पिछली बार जीते थे और इस बार भी हो सकता है जीत ही जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? ये पढ़ा है हमने, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास में जिसने नहीं देखी वो देख लो, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वो पुणे में करेगा। अब मेरे को इस क्वेश्चन से खास लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ाया है। हमने आपको एक और चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी बताओ? जो पुणे है उसमें डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन रहा है, ठीक है। और मेट्रो की जब बात आ गई है 1984 में फर्स्ट टाइम कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, दिल्ली में 2001 में स्टार्ट हुई थी। लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क दिल्ली का है, शॉर्टेस्ट कानपुर का है 8 किलोमीटर का बस, ठीक है। देखो गांधीनगर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि 2022 में ही गांधीनगर की एक जगह है गिफ्ट सिटी, ठीक है। फुल कॉरपोरेट है, मेरा भाई वहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है। पूरा वहाँ पे कॉरपोरेट एनवायरनमेंट है, एमएनसीज वगैरह है। और यहाँ गिफ्ट सिटी में ही एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया भी ऑन करता है, इसके 1 of 5 मेंबर्स में है, ठीक है। अब तो उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ खुला है, ठीक है। और जो वैसा हेडक्वार्टर है वो मतलब प्रॉपर हेडक्वार्टर नहीं है, नॉर्मल जो बैंक का होता है, ठीक है, सब्सिडरी हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे खुला है। और उसके जो हेड हैं वो डीजे पांडियन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। देखो हैदराबाद कौन सी रिवर पे है, थोड़ा सा ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हैदराबाद मूसी रिवर पे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? सिंपल है, हमने जब सोलर सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा सिंपल है। मैंने लिखवाया नहीं था ये, लेकिन मैंने बोला था, जब एक्स्ट्रा मैं बोल रहा होता हूँ तो थोड़ा सुना करो, ठीक है। वीनस, ठीक है, इसका आंसर वीनस होगा। वीनस से मैंने और 2-3 चीज बताई थी। क्या बताया था? ठीक है, वीनस का आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हो इसको और फिर रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या बताया था। वीनस से मैंने बताया था एक तो कोई सैटेलाइट नहीं होती है, इसी तरह मर्क्यूरी की भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है। सेकंड है हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, क्योंकि इसके जो एनवायरनमेंट में CO2 और H2SO4 भरी हुई है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जीना संभव भी नहीं है, ठीक है। मर्क्यूरी तो बहुत पास पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि मर्क्यूरी सबसे पास है फिर भी हॉटेस्ट नहीं है, वीनस है, ठीक है। रिवॉल्यूशन टाइम मर्क्यूरी का सबसे कम है, ठीक है। जुपिटर का एक सैटेलाइट है, गैनीमेड, ठीक है, ठीक है, उसको वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब आप कहोगे सर सबसे बड़ा वो है तो सबसे छोटा किसका होगा? मार्स का होगा, डिमोस, ये सबसे छोटा सैटेलाइट है। समझ में आया? सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैनेट जुपिटर के ही हैं, ठीक है, अभी फाइंड हुए हैं 12, पहले 80 थे, 80 थे, अब 12 और फाइंड हो गए तो 92 हो गए। अभी इससे पहले सैटर्न नंबर 1 पे था, उसके 82 थे,
ठीक है। सैटर्न के गैस की 7 रिंग्स हैं, आप पता है। देखो सैटर्न ओनली प्लैनेट है जो पानी पे तैर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है 0.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और वाटर की क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब वाटर की डेंसिटी इतनी है तो इससे कम जितनी भी होगी वो पानी में इजीली तैर पाएगा, या और एक से ज़्यादा जिसकी भी होगी वो पानी में डूब जाएगा। तो सैटर्न की डेंसिटी इतनी होती है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कुछ एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो मतलब पानी में तैर सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अनाउंस टू स्क्रैप ऑल द गवर्नमेंट व्हीकल्स ओल्डर देन हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था इसका आंसर, अगर अभी फेब से पहले अगर ये क्वेश्चन आया जाता, जो एनसीआर था ना, एनसीआर है उसके नई जो रोड और व्हीकल पॉलिसी आई है, ठीक है, जो एनसीआर था उसमें 15 ईयर्स थे। जैसे हमारे अलवर है उसमें 15 ईयर्स के बाद आपको स्क्रैप करना पड़ता था, या फिर आप एक अलग ऑप्शन होता था कि आप जयपुर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए वहाँ से, तो आप के 5 ईयर्स बढ़ जाते थे। तो जो 20 ईयर्स था पहले इसका, कि और सिटी में जो नॉर्मल एनसीआर से अलग सिटीज़ हैं उसमें आप 20 साल तक कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं, अब इन्होंने मना कर दिया है। 3rd of Feb, ठीक है, को इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि आप कहीं भी हो 15 साल मैक्सिमम किसी व्हीकल को चला सकते हैं, उसके बाद वो स्क्रैप है। अभी देखो रिसेंटली ही, अभी जो हमारा मई चल रहा है, रिसेंटली ही लास्ट वीक एक और डिसीजन लिया, क्या लिया कि 2027 तक जितने भी फोर व्हीलर डीजल व्हीकल है उन सबको बैन कर दिया जाएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जिस्टिंग को तो बहुत प्रॉब्लम आएगी इनको सबको बैन करने में, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे। इसका मतलब यही होगा कि आज से जो डीजल है, 4 व्हीलर डीजल व्हीकल हैं, वो बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग को तो करना बहुत मुश्किल है, अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है इसको, लेकिन ये न्यूज़ है कि 2027 के बाद से जो डीजल व्हीकल है 4 व्हीलर वो बैन हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन था, ठीक है, नितिन गडकरी जी थे, ठीक है, नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 15, ठीक है, 3rd Feb को ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने नेशनल पार्क आपको जो इम्पोर्टेंट है एंड ओवर 50 नेशनल पार्क आपको कराए थे विद मैप, ठीक है, क्योंकि मैप से कराने का मोटिव ही यही था कि आप भूलो ना, समझ में आया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये असम में है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, काजीरंगा है, ठीक है, असम में, नामेरी है, डिब्रूगढ़ है, ठीक है, ये सब असम में है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट बना था वो देहिंग पटकाई बना था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के है, ठीक है, गुजरात में गिर है, मरीन है, ठीक है, गिर में फेमस क्या है, एशियाटिक लॉइन। एमपी में सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, इसमें बांधवगढ़, माधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, माधवगढ़, पेंच, ठीक है, कान्हा, कूनो, ठीक है, कूनो से रिलेटेड क्या था, नाइजीरिया से 8 और साउथ अफ्रीका से 12, ठीक है। अभी जो हम वो लेकर आए हैं चीते, समझ में आया, तो वो 12 कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, और 8 नाइजीरिया से। नाइजीरिया से कब लेकर आए थे, नवंबर में मोदी जी के बर्थडे पे, ठीक है। और ये 12 हैं, ठीक है, ये हर साल आएंगे, 8 साल तक ये हर साल आएंगे साउथ अफ्रीका से, समझ में आया। तो ध्यान रखना इस तरीके से। और मैंने काजीरंगा नेशनल पार्क से भी एक चीज़ बताई थी, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसने सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया है, कि सैटेलाइट के फ़ोन के यूज़ से ही वो सब चलेगा। देहिंग पटकाई इसका बिल्कुल लेटेस्ट है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, इसका आंसर होगा जोधपुर, ठीक है। देखो ओवर 20 मीटिंग्स हो चुकी है G20 की, आपको कुछ याद नहीं रखना है,
क्योंकि अगर आप सिर्फ G20 की मीटिंग याद रखोगे तो आप बाकी चीज़ कैसे याद कर पाओगे। तो आपको याद क्या क्या करना है, ध्यान रखो। फर्स्ट याद करना है कि G20, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को कब मिली है, 1 दिसंबर 2022। और इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 की इंडिया को मिली है, नहीं, इंडिया को मिली है 2023 की, ठीक है। लास्ट ईयर ये थी इंडोनेशिया के पास और उससे लास्ट ईयर थी इटली के पास। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की किसके पास होगी, 2024 की ब्राजील के पास। समझ में आया, पहली बात। सेकंड, इसके शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत जी को और कोऑर्डिनेटर हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। अब अमिताभ कांत जी कौन थे, वो इससे पहले नीति आयोग के सीईओ थे। अब नीति आयोग के जब सीईओ थे तो अब कौन है, देखो अमिताभ कांत जी के बाद बनाया गया परमेश्वरम अय्यर को, लेकिन अब वो भी रिटायर हो गए हैं। तो इस वक्त है BVR सुब्रमण्यम सीईओ। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, PM सर, ठीक है। और वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग कब आया था, 1 जनवरी 2015। और किसकी जगह आया था, योजना आयोग की जगह, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह आया था। दोनों में फर्क क्या है, जो प्लानिंग कमीशन है वो टॉप टू बॉटम चलता था, पहले सेंट्रल लेवल पे बनती थी स्कीम्स और वो सभी स्टेटों में इंप्लीमेंट की जाती थी। ये बॉटम टू टॉप मॉडल पे चलता है, पहले सभी स्टेट की नीड्स देखते हैं और उस हिसाब से स्कीम बनती है हर स्टेट्स के लिए अलग अलग, ठीक है। इसमें सभी स्टेट के CM भी रहते हैं, हालांकि उसमें भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो और ये पॉज करके एक बार चेक देखना कि इसका आंसर क्या होगा। इससे रिलेटेड फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका आंसर है न्यू दिल्ली, ठीक है। जो मेजर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका आंसर मैंने बताया था, DRDO 1958 में फाउंड हुआ था। 1958 में एक चीज़ और फाउंड हुई थी, नासा। समझ में आया, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगी। 1 जनवरी को होता है, इसलिए DRDO अपने जो मनाता है फाउंडिंग डे वो 1 जनवरी को ही मनाता है। समझ में आया। फिर एक मैंने बताया था कि ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। समझ में आया। मुंबई में अभी बताया था मैंने, मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है, SBI का हेडक्वार्टर है। समझ में आया। जयपुर में अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा था कि जयपुर में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वहाँ पे उसको रिबन काटी थी, ठीक है। नया बनेगा, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 15th नंबर की। समझ में आया। और उन्हीं के साथ ही इलेक्शन हुए थे वाइस प्रेसिडेंट, जो 14th नंबर के बने थे, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। देखो अगर इसमें आपको किसी को गरुड़ लग रहा है तो सॉरी, देखो स्काई एयर इसका आंसर है। इस कंपनी ने लॉन्च किया है और ये जो सिस्टम का नाम है वो है स्काई UTM। समझ में आया। आप सबको गरुड़ लग रहा होगा क्योंकि गरुड़ एयर स्पेस ये एक नई कंपनी है जिसको ड्रोन बनाने का काम दिया है गवर्नमेंट ने, और इसमें MS धोनी जी के शेयर है, इसीलिए इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, MS धोनी। देखो एक और सिस्टम है इंद्रजाल, ये भी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है।
और ये कंपनी है एक हैदराबाद बेस्ड ग्रीन स्पेस करके, ठीक है, तो वो बना रही है ग्रीन रोबोटिक, ठीक है। तो इंद्रजाल एक सिस्टम बना रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रोन से रिलेटेड, इसको अनमैन्ड एयर व्हीकल भी बोला जाता है। और इंडिया ने ड्रोन के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है कि आप ड्रोन का किसी भी तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? सेल्फ रिलायंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश में। इससे पहले ड्रोन का इंपोर्ट होता था, वो कहाँ से होता था? हाँ, ड्रोन का जो इंपोर्ट होता था वो हमारे इजराइल से होता था, ठीक है। हाँ, हमारा ही है, IT U2 भी बनाया है हमने अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी इज डिवाइडेड डांस फॉर्म्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 8। और ये संगीत नाटक अकेडमी है, वो किसको फॉलो करता है? एक बुक है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, और वो किसने लिखी है? भरत मुनि ने, ठीक है। इसी के हिसाब से चलती है, ठीक है। 8 टोटल क्लासिकल डांस है, ठीक है। उसमें केरला में 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। भारतनाट्यम किस में है? तमिलनाडु में, कथक यूपी में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी उड़ीसा में। समझ में आया? तो टोटल 8 है। लेकिन जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है उनके अकॉर्डिंग 9 है। एक सेमी क्लासिकल है छऊ, ठीक है, वो उड़ीसा का भी है, ठीक है, ये झारखंड का भी है और वेस्ट बंगाल का भी है। सरायकेला छऊ वेस्ट बंगाल का है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि जो मार्शियल फॉर्म वाला छऊ है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो उड़ीसा से करता है। ये फोक डांस है, बट कल्चरल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको क्या माना गया है? सेमी क्लासिकल डांस। समझ में आया? कल्चरल मिनिस्टर कौन है हमारे? जी किशन रेड्डी। और कल हमने पढ़ाया था जो कल्चरल स्टेट मिनिस्टर है, एक तो यूनियन मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है कल्चरल डिपार्टमेंट में। इसका मतलब ये नहीं किसी स्टेट से है वो, नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, सब मिनिस्टर की उसको असिस्ट करता है। और वो है हमारी मीनाक्षी लेखी जी, ठीक है। उन्होंने ही नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल भी का भी रिबन काटा था अभी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जापान ने किया इसमें इन्वेस्ट। और जापान ने कौन से उसमें किया है? यूपी में। देखो बहुत कम चांस है कि आपसे डायरेक्ट ये इस तरह की डिजिट पूछी जाए, ठीक है, कि कितने करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप याद कर लो, जापान ने किया है, ठीक है। जापान है, उसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। अभी जापान के फॉर्मर जो पीएम थे शिंजो अबे जी, उनको मार दिया गया है, ठीक है। देखो उन्हीं की ही जो उन्होंने ही बहुत प्रयास किए थे। तो क्वाड, जानते हो क्वाड क्या होता है? क्वाड में 4 कंट्री है, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। और ये ये क्वाड बनाने का जो वो था वो शिंजो अबे जी को ही जाता है, ठीक है, उनके फॉर्मर PM थे। और इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो क्वाड ही ऑर्गेनाइज कराता है। और 2022 की कहाँ हुई थी? वो जापान में हुई थी। नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होगी, ठीक है। समझ में आया? और जो जापान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और देखो इससे आप याद कर सकते हो कि सबसे पहले जो सूरज उगता है वो जापान में ही उगता है, ठीक है। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वायाकॉम 18? महेंद्र सिंह धोनी इसका आंसर है, ठीक है। अब आप फटाफट आप ये एक काम करेंगे कि फटाफट करेंगे बाकी सबके। विराट कोहली नॉइस के, ठीक है। जो रोहित शर्मा है मैक्स, ठीक है, मैक्स इंश्योरेंस के, इनकी वाइफ के साथ, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, अर्बन गबरू, ठीक है। LV दीपिका पादुकोण, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पंकज त्रिपाठी,
और इलेक्शन कमीशन की जो मतलब बिहार में मिथिला शरण, ठीक है, सिंगर है, ठीक है। और बताओ, ठीक है, अर्बन गबरू हो गया, ठीक है। यूके उत्तराखंड, ठीक है, ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ही बने हैं डिश टीवी के। कल बताया था मैंने गुड डॉट नीरज चोपड़ा, ठीक है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और सौरभ गांगुली, एक तो माई सर्कल 11 का आप देखते होंगे ऐड, और दूसरा सौरभ गांगुली बंधन बैंक, ठीक है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। तो समझ में आया, इसी तरीके से हमको सब याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड। देखो इसका आंसर है 18 अप्रैल, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा इसी में, ठीक है। फटाफट हम करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट बताऊंगा। सबसे पहले 2 ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट याद रखनी है आपको। 40th नंबर की है धोलावीरा, हड़प्पन सिटी है। और 39th है तेलंगाना में है रामप्पा टेम्पल। आपको सिर्फ यही याद रखनी है, आपसे यही पूछी जाएगी क्योंकि ये रिसेंटली यही बनी है। एक है मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, इसको टेम्पररी लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। और टोटल 40 साइट्स हैं जो मैंने बताया, इसमें 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। और ये जो 1 मिक्स्ड है वो कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाते हैं जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लीन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6 दिसंबर से, मैत्री डे, ठीक है। फिर जैन पे आ जाते हैं। जनवरी में ऐसा कोई नया डे बना हो तो 23 जैन, पराक्रम डे। ये कब है? ये बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को क्या है? ये सबसे पहले BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है और इसे इक्वलिटी डे बनाया है, इक्वलिटी डे, ठीक है। किसने बनाया है? ये तमिलनाडु ने। मैंने बताया था उसको क्लाइमेट एक्शन स्टार्ट भी इन्होंने किया है। उसके बाद आता है 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। ये बिरसा मुंडा जी जो जनजातीय नायक थे, ठीक है, उनके ट्राइबल हीरो थे, उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे बनाई जाती है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसी क्वेश्चन से हमने अराउंड 10 क्वेश्चन कर लिए। तो इसी तरीके से ये 20 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं हमको, ये जो कोचिंग आपको ये PPT वगैरह प्रोवाइड करके दे रही है, तो ये 20 क्वेश्चन नहीं करवाते हैं हम। उसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, डेली 1 घंटे में 100 से रिलेटेड क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन में मिनिमम ऑन एन एवरेज 5 to 6 या 4 to 6 जो होते हैं वो सब्सिडरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, वो मैंने बता दिया आपको, टोक्यो, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं। टोक्यो जापान की हो गई, बीजिंग चाइना, कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क से 2 चीज याद रखो, एक तो एनवायरनमेंट जो इंडेक्स आया था उसमें फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क था और लास्ट पे 180 पे इंडिया था। और एक टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड ये डेनमार्क में ही बन रहा है, ठीक है। जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ठीक है, वो अब हमेशा के लिए जब तक जीवित हैं तब तक चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ऐसे ही पुतिन है,
व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, वो रशिया के प्रेसिडेंट है और उन्होंने अभी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके 2036 तक वही बने रहेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चाइना से हमारा कौन सा पास लगता है? नाथुला, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में, ठीक है। उसको बंद कर दिया गया था जो 62 की वॉर के बाद, नहीं हाँ 62 की वॉर के बाद। और जो काकोरम पास है वो भी हमारा तिब्बत चाइना से ही लगता है और वो कहाँ पे पड़ता है? हमारा ट्रांस हिमालय में, लद्दाख वाले इलाके में। समझ में आया? विच कंट्री लिफ्टेड द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2023? ये बताओ आप। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें मेरे को रनर अप बताओ, क्योंकि मैंने बताया है आपको, पढ़ाया है, ठीक है, फैक्ट की करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। और देखो सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। आपका मॉक टेस्ट लिया जा रहा है, फिर ऑनलाइन आप ये सब डिस्कस किया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है। कल यथार्थ सर ने भी क्लास ली थी, तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, रिवीजन करें, सभी करें, ठीक है। सबका सिलेक्शन होगा तो हमको अच्छा लगेगा। अभी आप टाइम देखिए, सर भी बैठे हैं यहाँ पे, परवेश सर भी बैठे हैं, तो सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी मेहनत करना बनता है। घर बैठ के आपका दूसरा काम तो है भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना काम है, तो वही कीजिए। दूसरे काम अभी छोड़ दीजिए, बाकी सब पे किसी को पकड़ा दीजिए कि भाई मेरे ये दूसरे काम हैं, वो कर ले, ठीक है। तो विच कंट्री लिफ्टेड द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? सबसे पहले बताओ ये हुआ कहाँ था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ही इसकी रनर अप थी। ऑस्ट्रेलिया जीती है रिकॉर्ड 6th टाइम, ठीक है। ये जीतने के लिए ही आते हैं, वुमेन्स क्रिकेट में जीतने के लिए ही आते हैं। मेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जीती थी 2021 वाला, जो 2020 वाला था, जो 21 में हुआ था। और 2022 वाला कौन जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इंग्लैंड जीता था। और किसको हराया था फाइनल में? पाकिस्तान को। 2022 वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने, 296, ठीक है। रन बनाए थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन था, ठीक है ना। रन बनाए थे विराट कोहली ने सबसे ज्यादा। समझ में आया? देखो ये वुमेन से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड, और वो पूछी भी जा सकती है। जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 है, वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। शेफाली वर्मा इंडिया की कैप्टन थी, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ना अभी। और इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता है ये, इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स ने कुछ जीता है, चाहे वो अंडर 19 में ही जीता हो, एटलीस्ट जीता है। और उससे अब जैसे जैसे हम सपोर्ट करेंगे, जैसे वुमेन्स IPL भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है। वुमेन्स IPL स्टार्ट हुआ है, और वुमेन्स IPL स्टार्ट हुआ है तो अब हम इससे एक क्वेश्चन बनता है कि किसने जीता इसको? MI ने जीता, ठीक है। MI मतलब मुंबई इंडियंस। और इसकी कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। सबसे महंगी खिलाड़ी ऑक्शन में बिड किस पे गई? स्मृति मंदाना, 3.6 करोड़। RCB की कैप्टन थी वो, ठीक है। एक अभी IPL चल रहा है, उस IPL के जो स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। तो ये चीज़ें याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से हमको? देखो पेपर डिस्कस, जब आप घर जाते हो और पेपर देखते हो तो वो इवैल्यूएशन कर लेते हो आप कि मेरी यहाँ पे गलती हुई है, फिर उसको सुधारो। लेकिन साथ में अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी एग्जाम है वो क्यूरियोसिटी पास करवा सकती है आपको, क्योंकि रिसोर्स है हमारे पास, गूगल है। लेकिन गूगल पे भी सर्च करने का तरीका देखा करो, एक ट्रस्टेड साइट के अंदर जाया करो, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप कोई न्यूज़पेपर की न्यूज़ में जाया करो, उसकी साइट में जाया करो, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी नॉर्मल कोई साइट है इधर उधर से बनी हुई है, फिर उस पर आप कहते हो कि इसमें तो ये दे रखा है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं होता है। कोई ट्रस्टेड न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर की साइट पे जाओ। कोई आपने कोई और क्वेश्चन देखा है तो उससे रिलेटेड आपको पता होता है, ठीक है। तो आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार ये क्वेश्चन है तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जितना मेरे को लगता है
ठीक है, जितना मेरा विजन जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना कोचिंग की टीम बताती है, ठीक है, जितना हमारे कोचिंग में सबका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। और कई बार जैसे मेरे को बिल्कुल स्पॉन्टेनियस कोई चीज़ याद आ जाती है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमको करने हैं। इस क्वेश्चन को याद करके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि ये क्वेश्चन आएगा, हमसे पूछ के थोड़ी बनाते हैं, समझ में आया। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करा लेते हैं। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मैथ्स की प्रॉब्लम आए, सर हैं, प्रवेश सर हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की प्रॉब्लम आए, यथार्थ सर हैं। जीके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ। तो आप पूछो, क्वेश्चन वगैरह पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई करें आप, ठीक है। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, ओके, टेक केयर।